हमारा अगर हम ऐसा डेटा सेट लेकर आते हैं जो हमारा लीनियरली सेपरेबल है। लीनियरली सेपरेबल का मतलब होता है जहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन से हम क्लासिफिकेशन बेटर कर पाते हैं, तो वो लीनियरली सेपरेबल डेटा कहलाता है। तो वहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन हमारी बनाई जाती है जिसको हम हाइपर प्लेन जनरल टर्म में कहते हैं। तो वहाँ पर आपका हाइपर प्लेन के पैरेलल दो मार्जिनल प्लेन निकाले जाते हैं, और वो निकाले जाते हैं जिनका मैक्सिमम मार्जिन हो। उस मैक्सिमम मार्जिन के लिए हम कोडिंग में देखें तो सी पैरामीटर था जिसका हम यूज कर रहे थे। फिर जो भी नया सैंपल आता है उस सैंपल की हम उस हाइपर प्लेन के साथ डिस्टेंस निकालते हैं। वो डिस्टेंस अगर पॉजिटिव आती है तो हम बोलेंगे पॉजिटिव क्लास से बिलोंग कर रहा है, और अगर वो डिस्टेंस नेगेटिव आती है तो हम बोलेंगे नेगेटिव क्लास से बिलोंग कर रहा है। ठीक है। बाइनरी क्लासिफिकेशन में ये क्लियर है, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन कल हमने जाते जाते बाइनरी क्लासिफिकेशन के साथ साथ आइरिस सॉरी बाइंड डेटा को देखा था, जिसमें फीचर बहुत सारे थे और 3 क्लास थे। जब मल्टी क्लास का डेटा होता है तो क्लासिफिकेशन कैसे काम करता है वो समझते हैं। ठीक है, कैसे काम करता है। तो 2 तरीके मैंने आपको कल बताए भी थे, डिटेल में आज उनको समझते हैं। अब बाइंड के डेटा के साथ चाहे आप आगे बढ़ो, चाहे आइरिस वाले के साथ बढ़ो, तो बाइंड वाले के साथ ही बढ़ जाते हैं। ऑलरेडी कल हमने ये देखा ही था। ये हमारी सिचुएशन कल आ गई थी। चलिए, तो जब हम सपोर्ट वेक्टर को क्लासिफिकेशन में मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन डेटा के साथ यूज करते हैं, तो यहाँ पर एक और आर्गुमेंट पास करते हैं जिसका नाम होता है डिसीजन फंक्शन शेप। डिसीजन फंक्शन शेप, इसकी जो दो वैल्यू हैं, एक वैल्यू होती है इसकी ओ वी ओ, 1 वर्सेज 1, और एक होती है ओ बी आर, 1 वर्सेज रेस्ट। दो अप्रोच इसके अंदर हमारी होती हैं।
और अगर मैं दोनों में से कोई ना बताऊं तो बाय डिफॉल्ट कौन सी वाली चल रही है हमारी, OBR चल रही है। तो कल जो हमने आउटपुट देखा था, जो भी रिजल्ट आया है, वो हमारा OBR के साथ आया है, वन वर्सेस रेस्ट के साथ हमारा आया है OBR। ठीक है। अब OBR अप्रोच क्या है, कैसे काम करती है, मैं कोई भी सैंपल का प्रिडिक्शन कराऊंगा तो वो कैसे प्रिडिक्शन होगा, वो हमें एक बार देखना होगा। तो कोई भी सैंपल कैसे काम करेगा OBR में, तो वन वर्सेस रेस्ट जो अप्रोच होती है OBR वाली, उस अप्रोच में इंटरनली उतने ही मॉडल बनते हैं जितनी हमारी क्या होती है, क्लास होती हैं। तो हमारी कल 3 क्लास थी, तो 3 ही मॉडल हमारे बने होंगे। अब वो 3 मॉडल कैसे बने होंगे उन्हें समझते हैं। तो हमारे डेटा में ट्रेनिंग वाला डेटा देखते हैं। 133 सैंपल गए हैं। ठीक है। अब 133 सैंपल 3 क्लास के हैं, तो पहले क्या करा गया होगा, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ये हमारी क्लासेस थी, है ना, बाइन की। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, मान लीजिए ऐसा है। तो यहाँ पर एक बार देख लो क्योंकि फिर समझने में दिक्कत आएगी। नहीं, क्लास 0, क्लास 1 और क्लास 2। ठीक है। चलो इधर बनाते हैं अलग। तो इंटरनली वन वर्सेस रेस्ट में किसी एक क्लास को पॉजिटिव क्लास मानेंगे और बाकी सबको नेगेटिव क्लास मानेंगे। तो क्लास जो 0 है, इसको हमने पॉजिटिव क्लास माना। क्लास 0 को हम पॉजिटिव क्लास मान रहे हैं, और क्लास 1 प्लस क्लास 2 को हम नेगेटिव क्लास मान रहे हैं। एक मॉडल इस बेस पर बनाया गया हो। तो हमारा इंटरनली अब बाइनरी क्लासिफिकेशन वाला काम हो गया होगा। तो वो डेटा हमारा इस तरह से अरेंज कर दिया गया होगा। अब इस डेटा में 2 ही क्लास के सैंपल माने गए होंगे। क्लास 0 को पॉजिटिव क्लास मानी गई होगी, और बाकी दोनों क्लास को नेगेटिव क्लास मानी गई होगी। ठीक है। तो जो भी डेटा बना होगा, उस डेटा के बेस पर एक मॉडल ट्रेन होगा। लेट अस सपोज M1, नहीं M0 नाम दे दिया। ठीक है। M0 मॉडल बनकर तैयार हो। अगली बार जो क्लास 1 थी हमारे डेटा में, उसको हमने पॉजिटिव क्लास माना होगा, और क्लास 0 प्लस क्लास 1, क्लास 2 को हमने नेगेटिव क्लास। और इस डेटा पर एक मॉडल बना होगा, मान लीजिए वो M1 मॉडल बना। फिर तीसरी बार फिर जो क्लास 2 थी, इसको पॉजिटिव क्लास माना गया,
क्लास 0 प्लस क्लास 1 के सैंपल को नेगेटिव क्लास का माना गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हम जो डेटा डिस्कस कर रहे हैं वो वाइन वाला डेटा है। अकॉर्डिंगली जो डेटा होगा उसके हिसाब से हम किसको नेगेटिव किसको पॉजिटिव मान रहे हैं वो हमें समझना होगा। जैसे आइरिस डेटा होता तो एक बार सेतोसा को पॉजिटिव मानते, बाकी दोनों को नेगेटिव, एक बार वर्सी कलर को पॉजिटिव मानते, बाकी दोनों को नेगेटिव, काइंड ऑफ। अब कोड हमने चूंकि कल बना दिया था, उसी के बेस पर ही समझ लेते हैं। 3 मॉडल बनकर तैयार होगा। अब इंटरनली क्या होगा, ये तीनों मॉडल 3 बेस्ट हाइपर प्लेन निकालेंगे। पहली बार में क्या माना जाएगा, एक ऐसा हाइपर प्लेन निकालो, एक ऐसी लाइन निकालो जो इस वाले डेटा के सैंपल को 2 क्लास में डिवाइड कर दे, क्लास 0 दैट इज पॉजिटिव क्लास में और नेगेटिव क्लास में डिवाइड कर दे। अब हर मॉडल बाइनरी क्लासिफिकेशन बन गया हमारा इंटरनली। तो अब यहाँ पर एक सिंगल लाइन 2 क्लास को आसानी से डिवाइड कर सकती है। तो अब उस सिंगल लाइन के लिए फिर क्या निकाला गया होगा, कॉफिशिएंट निकाले गए होंगे और इंटरसेप्ट निकाला गया होगा। तो अब जितने फीचर हैं, 13 फीचर थे, तो 13 कॉफिशिएंट निकाले होंगे इस मॉडल के लिए और एक इंटरसेप्ट निकाला होगा इस मॉडल के लिए। अब अगली बार डेटा सेट बदल गया, क्योंकि क्लास 1 को पॉजिटिव क्लास बना दिया गया है और बाकी दोनों को नेगेटिव बना दिया गया है। तो अब दूसरा मॉडल जब हमारा बेस्ट फिट लाइन निकालेगा, तो उस बेस्ट फिट लाइन के लिए जो कॉफिशिएंट होंगे वो अलग आएंगे और जो इंटरसेप्ट होंगे वो हमारे अलग आएंगे। सेम मैनर में तीसरे वाले के लिए भी ऐसा ही। तो तीनों मॉडल ने अपनी अपनी बेस्ट फिट लाइन निकाली, जिससे कि दोनों क्लासेस पॉजिटिव नेगेटिव क्लासेस अपने क्लासिफाई कर पाए। अब उसके बाद कोई सैंपल आया जिसका मुझे प्रिडिक्शन करना है कि बताइए ये किस क्लास से बिलोंग करेगा। क्या करेंगे, अब इस वाले सैंपल की जिसका प्रिडिक्शन होने आया है डिस्टेंस निकालेंगे हाइपर प्लेन से। तीनों के जो हाइपर प्लेन है उससे डिस्टेंस क्या है वो निकालेंगे। तो मान लीजिए इससे डिस्टेंस आई d0, कैसे निकाली होगी भाई, लाइन की इक्वेशन में वैल्यू रखकर m1 प्लस एक्स m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डॉट 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 लास्ट में c। तो जो आया वो डिस्टेंस हो गई सैंपल की कौन से वाले प्लेन से, जो पहला वाला हाइपर प्लेन बना होगा इन 2 क्लास के बीच में। इस वाले से जो डिस्टेंस आई माना वो d1 है, इस वाले से जो आई माना वो d2। आपके पास अब क्या हो गए, 3 डिस्टेंस आ गए कि ये सैंपल पहले वाले मॉडल का जो हाइपर प्लेन है उससे इतनी डिस्टेंस पर है, ये सैंपल दूसरे वाला मॉडल का जो हाइपर प्लेन बना है उससे इतनी डिस्टेंस पर d1 पर है, और तीसरे के साथ d3 डिस्टेंस पर अवेलेबल है। अब इनमें से हम क्या देखेंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस देखेंगे कि मैक्सिमम डिस्टेंस किस हाइपर प्लेन के साथ आई है। मैक्सिमम डिस्टेंस जिस हाइपर प्लेन के साथ आई होगी ये सैंपल उसी क्लास से बिलोंग हमारा करेगा। तो वन वर्सेस रेस्ट अप्रोच इंटरनली इस तरीके से काम करती है। अब इसका पिक्चर अगर मैं बनाकर दिखाऊं तो कैसे पिक्चर है इसकी समझ सकते हो आप, देखो। कोशिश करता हूँ, नहीं पता बन पाएगी जरूर। मान लीजिए 2 डायमेंशन है मेरे पास, 2 ही फीचर है, क्लास 3 है, क्लास को डिस्कस हम कर रहे हैं अभी, हम 13 फीचर की बात नहीं कर रहे, माना कोई 2 फीचर है मेरे पास। तो आपके टोटल जो सैंपल हैं वो 3 क्लास के हैं। तो मैंने ऐसे एज्यूम करा कि
ये 3 क्लास हैं। मान लीजिए 3 क्लास हैं। ये क्लास 0 है, क्लास 1 है, क्लास 2 है। अब पहला वाला जो हाइपर प्लेन बना होगा, पहला वाला हाइपर प्लेन मान लीजिए ये बना, ये है फर्स्ट हाइपर प्लेन। और इस हाइपर प्लेन ने क्या करा, ब्लू क्लास को पॉजिटिव क्लास माना और रेड और ग्रीन वाले को नेगेटिव क्लास मान लिया। ठीक है। अब दूसरा मॉडल जो बना, दूसरे मॉडल में हमने क्या करा, ये हो गया सेकंड हाइपर प्लेन। सेकंड हाइपर प्लेन ने क्या कैटेगराइज करा, क्या क्लासिफाई करा, ग्रीन क्लास पॉजिटिव है, जो ग्रीन क्लास है वो पॉजिटिव है, और रेड और ब्लू क्लास हमारी कैसी है, नेगेटिव क्लास। ठीक है। तीसरा हाइपर प्लेन बना, तीसरे ने रेड को पॉजिटिव क्लास माना और ग्रीन और ब्लू को नेगेटिव क्लास माना। अब कोई सैंपल आया जिसका मुझे प्रिडिक्शन करना है, कोई सैंपल जिसका मुझे प्रिडिक्शन करना है। मान लीजिए ये वो है जिसका मुझे प्रिडिक्शन करना है। बताओ मैं कौन हूं? तो अब हम क्या कर रहे हैं, जितने हाइपर प्लेन बने हैं उससे इसकी डिस्टेंस निकाल रहे हैं। पहले वाले हाइपर प्लेन से इस सैंपल की डिस्टेंस निकाली, उसको हमने बोला डीजी। दूसरे वाले हाइपर प्लेन से ये रहा, इसकी डिस्टेंस निकाली। और तीसरे वाले हाइपर प्लेन से इसकी डिस्टेंस निकाली। और उसके बाद अब हमने कहा कि कौन सा हाइपर प्लेन इसको बेस्ट मैनर में क्लासिफाई कर रहा है, जहां पर कंफ्यूजन के चांस बहुत कम होंगे। सीधी सी बात है, जो हाइपर प्लेन इससे बहुत दूर होगा वो ज्यादा कॉन्फिडेंसली कह रहा है कि हाँ भाई ये बहुत अलग है, ये अलग है। तो इसलिए क्या बोला गया कि जिसके पास ज्यादा डिस्टेंस होगी वो हमारा बेटर वे में क्लासिफाई कर रहा होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस वाला बेटर वे में क्लासिफाई कर रहा होगा। सोचो, अगर आप D1 आंसर दे रहे हो, अगर ये सैंपल घूमता हुआ जरा सा इधर आ जाए, यहां पर आ जाए, तो आंसर बदल जाएगा आपका, क्योंकि हाइपरप्लेन ये वाला इधर एक मान रहा है इन दोनों को और इनको एक मान रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये वाला हाइपरप्लेन बेस्ट क्लासिफाई कर रहा है, तो इसके थोड़े से मूवमेंट होने पर भी इस वाले हाइपरप्लेन को फर्क नहीं पड़ेगा। अभी भी कह रहा है कि हाँ मेरे हिसाब से ये इसी क्लास का है। ठीक है। तो जो बताया गया वो ये कि हम क्या निकालते हैं, डिस्टेंस निकालेंगे, और डिस्टेंस जिसके साथ ज्यादा होगी वो हमारा
हाइपरप्लेन उस सैंपल को बेस्ट क्लासिफाई कर रहा होगा, और वो हाइपरप्लेन की जो पॉजिटिव क्लास होगी उससे वो सैंपल बिलोंग करेगा। फिर सुनेंगे क्या करा, सैंपल की हर हाइपरप्लेन से डिस्टेंस निकाली, जिस हाइपरप्लेन से डिस्टेंस ज्यादा आई वो हाइपरप्लेन जिस पॉजिटिव क्लास के लिए बनाया गया था सैंपल उसी पॉजिटिव क्लास से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैं D0 बात कर रहा हूँ, है ना, तो D0 वाला हमारा बेटर है, डिस्टेंस D0 जो मतलब जो पहला हाइपरप्लेन आया है ये बढ़िया क्लासिफाई कर रहा है ना। तो ये किस किस के बीच में बना था, हमने कहा इसमें ब्लू को पॉजिटिव क्लास माना था, इन दोनों को नेगेटिव माना था। तो ये सैंपल की मैक्सिमम डिस्टेंस अगर हम मान के चलते ये हाइपरप्लेन से आई है, दैट मीन्स ये हाइपरप्लेन की पॉजिटिव क्लास क्या है, ब्लू, तो ये सैंपल ब्लू क्लास से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो OBR अप्रोच है ये हमारी काम करती है। यहाँ पर टाई हो सकता है, डिस्टेंस दो हाइपरप्लेन सेम आ सकती है, तो ये तो हम जानते हैं। तो जब हाइपरप्लेन से डिस्टेंस सेम आएंगी तो बाय डिफॉल्ट अपना ट्रेडिशनल आंसर क्लास अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो आएगी वो हमारा विनर क्लास होगी। लेकिन सपोर्ट वेक्टर में आपको फैसिलिटी देता है एक दूसरा तरीका, एक आर्गुमेंट आप दे सकते हैं ब्रेक टाइम। अगर दो हाइपरप्लेन के साथ सेम डिस्टेंस आ गई तो बाय डिफॉल्ट टाई को ब्रेक करने के लिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ क्लास को डिसाइड किया जाता है। लेकिन अगर आप ब्रेक ट्राई ट्रू लिख देते हैं तो ये आर्गुमेंट क्या करेगा, जिन दो क्लास के बीच में टाई हुआ है ट्रेनिंग में उनके ज्यादा सैंपल किस क्लास के थे उसको विनर बताएगा। तो ब्रेक टाई इक्वल टू ट्रू, ये डिफॉल्ट हमारा टाई का जो डिसीजन होता है उसकी जगह पर मेजॉरिटी ट्रेनिंग सैंपल किस क्लास के आए थे उसका आंसर देना शुरू कर देता है। तो अगर क्लास 1 और क्लास 2 के बीच में टाई हो रहा है और अगर मैंने ब्रेक टाई इक्वल टू ट्रू ना लिखा हो तो बाय डिफॉल्ट क्लास 1 आंसर है। और अगर मैंने ब्रेक टाई इक्वल टू ट्रू लिखा है तो पहले ये देखेंगे कि क्लास 1 और क्लास 2 की ट्रेनिंग में कितने सैंपल आए थे। अब जिसके ज्यादा आए थे वो मेरा आंसर, चाहे वो क्लास 1 हो चाहे वो क्लास। तो SVM में ये फैसिलिटी अवेलेबल है, बाकियों में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो SVM का एक फायदा आप ये भी बता सकते हैं। तो अब ये होगी कौन सी अप्रोच हमारी, OBR, वन वर्सेस रेस्ट। अब दूसरी अप्रोच क्या आती है उसकी बात करते हैं। दूसरी अप्रोच आती है हमारी जिसका नाम होता है वन वर्सेस वन, दैट इज OVO। इसमें ब्रेक टाइप वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं करता। तो एक्यूरेसी पे तो हाथ फर्क पड़ा नहीं है मुझे। ठीक है, अब हमें समझना होगा OBO अप्रोच क्या होती है। ठीक है, OBO अप्रोच में कितने मॉडल्स बनेंगे इसका आंसर ये नहीं होता, जितनी क्लासेस हैं उतने। OBO का मतलब वन वर्सेस वन, एक एक करके आओ, एक एक करके आना है। दैट मीन्स पहला जो मॉडल बनेगा, अब देखो ये फार्मूला क्या है इसको छोड़ते हैं, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना, इस फार्मूले से हम कोई आंसर बता पाएंगे। मेरे पास मान लीजिए 3 क्लास हैं, क्लास 0, क्लास 1, क्लास 2। OBO का पहला जो पॉइंट होगा कि मॉडल कितने बनेंगे, मॉडल के अंदर जो हमारा प्रिडिक्शन वाला पोर्शन होगा वो बात की बात है कि प्रिडिक्शन कैसे होगा।
पहले तो हम ये समझ रहे हैं कि मॉडल बनेंगे कितने ओबीओ में, एक एक करके। ओबीओ एक के साथ एक बढ़ेगा, ठीक है, जैसे WWE में होता है, एक के साथ एक लड़ने आते हैं। तो 0 वर्सेस 1 पहला मॉडल बनेगा, इसको ले। दूसरा मॉडल बनेगा 0 वर्सेस 0 1 हो गया, 0 2 हो गया। अगला बनेगा 1 वर्सेस, ऐसे 3 मॉडल बनेंगे। लेकिन सर सोचो, अगर मेरे पास 3 क्लास ना होगा, 4 क्लास होते हैं, क्लास 0, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 भी है। अब क्या होगा, 0 वर्सेस 1, 0 2, और साथ में क्या बनेगा यहाँ पर, अब 0 3। अब 1 वर्सेस 2, अगला 1 वर्सेस 3। उसके बाद बताओ कौन सा आएगा उसके बाद, 2 वर्सेस 3। कितने बने, जब 3 क्लास में तो 3 ही मॉडल बने। सोचो जब 4 क्लास में तो क्या 4 मॉडल बने, नहीं, कितने बने, 1 2 3 4 5 6 बने, है ना। तो अब सर कोई ट्रिक जिससे हम जल्दी बता पाए, तो वो ट्रिक ये रही, नंबर ऑफ क्लासेस कितनी थी, 4, गुणा नंबर ऑफ क्लासेस -1/2, 4 × 3/2, 2 दूनी 4, 2 तियां। अगर क्लासेस 3 होती तो 3 × 3 - 1/2, 2 से 2 कट गए, बचा कितना, उतनी थी क्लास में। ठीक है, तो आप देख लो। तो पहले तो 1 वर्सेस 1 में क्या करते हैं, 2 क्लास के सैंपल को ही पिक करेंगे, तीसरी क्लास को छोड़ देंगे। जैसे अगर मैं आइरिस डेटा सेट का फुल डेटा कंसीडर करूं, तो फुल डेटा में 150 सैंपल है, 50-50 से। तो पहला जो मॉडल बना होगा वो सेतोसा वर्सेस वर्सी कलर का बना होगा। वर्जनिका को भूल गए होंगे कि वर्जनिका है भी, वो वर्जनिका के सैंपल उस समय कहीं भी नजर नहीं होंगे, कहीं भी काउंट नहीं करे गए होंगे, ठीक है। दूसरा मॉडल बना होगा सेतोसा वर्सेस वर्जनिका, अब उसमें वर्सी कलर को भूल गए होंगे, यानी कि 100 ही सैंपल ट्रेनिंग में आए होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब 1 वर्सेस 1, ऐसे करके यहाँ पर हम बना रहे हैं, ठीक है। अब ईच मॉडल इज इन द फॉर्म ऑफ 1, मतलब पॉजिटिव क्लास, नेगेटिव क्लास। तो जब मैं सेतोसा वर्सेस वर्सी कलर बना रहा हूँ, सेतोसा का पॉजिटिव बोलूंगा और इसको नेगेटिव, जो पहले लिखूंगा वो हमारी क्या क्लास होगी, पॉजिटिव क्लास होगी, सॉरी पॉजिटिव क्लास होगी, और दूसरे वाली क्या कहलाएगी, हमारी नेगेटिव। ठीक है, वापस आ जाओ। तो यहाँ पर OBR के बाद आता है OBO। OBO में अगर मान लीजिए आपकी क्लासेस 3 ही है, तो आपके 3 मॉडल बने होंगे। एक 0 वर्सेस 1, एक 0 वर्सेस 2 और एक 1 वर्सेस 2। इसमें पॉजिटिव क्लास ये है, इसमें पॉजिटिव क्लास, ठीक है। अब कोई सैंपल आया तो यहाँ भी कॉफिशिएंट अलग निकलेंगे, इसके अलग कॉफिशिएंट आएंगे, इसका अलग इंटरसेप्ट आएगा, इसके कॉफिशिएंट इंटरसेप्ट अलग आएंगे, इसके कॉफिशिएंट इंटरसेप्ट अलग आएंगे। अब कोई सैंपल आया,
अब इस सैंपल का इस वाले मॉडल से प्रेडिक्शन कराया गया, ठीक है, ये पहला मॉडल हो गया। अब इसमें M0 M1 का कोई मतलब ही नहीं, कोई भी नाम दे दो। मान लो M1 मॉडल हो गया, ये M2 मॉडल हो गया, ये M3 मॉडल। अब जो भी सैंपल आया उस सैंपल की डिस्टेंस निकाली, किसके साथ, जो इस वाले मॉडल का हाइपरप्लेन रहा होगा उसके साथ। अब उसी समय डिसाइड कर दो कि वो सैंपल इस वाले मॉडल के हाइपरप्लेन के साथ किस क्लास का है। तो अगर वो डिस्टेंस लेस देन 0 आई तो नेगेटिव क्लास का है, ग्रेटर देन 0 आई इक्वल टू, अगर ग्रेटर देन 0 आई तो पॉजिटिव क्लास। ठीक है, वही सैंपल मॉडल 2 का जो हाइपरप्लेन है इसकी डिस्टेंस इसके साथ कंप्यूट कराएंगे और उस डिस्टेंस के हिसाब से बताओ कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। इसी तरह से इस वाले सैंपल के साथ डिस्टेंस निकालेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव। अब मान लीजिए इन तीनों से निकालने के बाद यहाँ पर नेगेटिव डिस्टेंस आई, यहाँ पॉजिटिव डिस्टेंस आई, यहाँ पर नेगेटिव डिस्टेंस आई। ठीक है, मान लो ऐसी कोई सिचुएशन बनी, तो अब बताओ कि यहाँ पर इसे पॉजिटिव कर देते हैं, यहाँ नेगेटिव क्लास कौन सी है, 1। तो इस मॉडल के हिसाब से ये सैंपल किस क्लास से बिलोंग करेगा, क्लास 1 से बिलोंग करेगा। यहाँ पॉजिटिव क्लास कौन सी है, 0। और यहाँ पॉजिटिव क्लास कौन सी है। अब क्या कर दो, इनकी वोटिंग। अब इनकी जब वोटिंग करोगे तो वोटिंग में कौन सी क्लास जीत गई, हमारी क्लास। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, पहले 1 वर्सेस 1 के बाइनरी मॉडल बनाएंगे। हर मॉडल अपने लिए बताएगा कि मेरे हिसाब से ये किस क्लास से बिलोंग करता है, और फिर उसके बाद उन सब ने जो जो अपनी क्लासेस बताई हैं उन क्लासेस का मेजॉरिटी वोटिंग यहाँ पर करवाएंगे। इस तरह से OBO अप्रोच हमारी काम करती है। सर मान लो यहाँ पर ये सैंपल नेगेटिव क्लास से आ जाता तो यहाँ पर नेगेटिव क्लास क्या होती फिर, 2। तो सर अब तो खेल बिगड़ गया, ये 1 ये 0 ये 2, बताओ उसके इसमें आंसर क्या होगा। हाँ, तो 0 क्लास हो गया आंसर फिर। 0 1 2 में पहले कौन आता है, 0, तो क्लास 0 मानी जाएगी फिर। यहाँ ब्रेक टाई वाला नहीं चलता, OBR में ब्रेक टाई चलता है, यहाँ पर नहीं चलेगा। यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही आपको समझना होगा। ठीक, तो अभी हमने क्या पढ़ा, SVM बाइनरी क्लासिफिकेशन के साथ और मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के साथ जब पढ़ेंगे तो 2 अप्रोच आएंगी, OBR OBO। जब नहीं बताते हैं तो ये डिफॉल्ट है। OBR में 1 वर्सेस रेस्ट, हर मॉडल जो बनेगा बिहाइंड द सीन वो मॉडल सारे सैंपल देखेगा। OBO में इंटरनली जो मॉडल बनेंगे वो मॉडल 2 ही क्लास देखेंगे, बाकी क्लासेस के सैंपल उन्हें नहीं दिखेंगे। OBO 1 वर्सेस, हाँ, OBO में एक मॉडल 2 ही क्लास देखकर बनता है, जबकि OBR में एक मॉडल क्लास तो 2 ही देखेगा लेकिन वो 2 क्लास सारे सैंपल को कवर करती हैं, सारे ट्रेनिंग सैंपल को कवर करती हैं। जबकि OBO में जो मॉडल ने 2 क्लास देखी हैं वो एक्चुअल में उन्हीं के 2 सैंपल थे, किसी और क्लास के सैंपल को इसका नहीं बताया गया। ठीक है, उसके बाद OBR में जो सैंपल आता है प्रेडिक्ट होने, उस सैंपल का हम लोग क्या करेंगे, जितने हाइपर प्लेन है सबसे डिस्टेंस निकालेंगे और फिर जिस हाइपर प्लेन से मैक्सिमम डिस्टेंस आई है उस हाइपर प्लेन की पॉजिटिव क्लास जो थी
वो हमारा फाइनल प्रेडिक्शन होगा। ओबीओ में जितने हाइपरप्लेन बनेंगे सबके साथ डिस्टेंस निकालते हैं और हर किसी से उसकी डिस्टेंस के हिसाब से सीधा प्रिडिक्शन मांगते हैं कि पहला मॉडल आप बताओ, आपकी जो डिस्टेंस आई उसके हिसाब से ये सैंपल आपकी नेगेटिव क्लास का या आपकी पॉजिटिव क्लास का। तो हर मॉडल से हम डिस्टेंस नहीं मांग रहे हैं, डिस्टेंस के बाद का जो प्रिडिक्शन है वो मांग रहे हैं। फिर उन प्रिडिक्शन से हम लोग मेजोरिटी वोटिंग कराकर फाइनल प्रिडिक्शन करते हैं। ये हमारा 1 वर्सेस 1 वाली। अब ये दोनों ही खेल, चाहे बाइनरी क्लासिफिकेशन हो चाहे मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन हो, ये हमने तब मान के चले हैं जब हमारा लीनियर कॉन्सेप्ट हो। लीनियर कॉन्सेप्ट का मतलब है कि हमारा जो हाइपरप्लेन बन रहा है वो स्ट्रेट लाइन है, वो बढ़िया मैनर में हमारे सैंपल को क्लासिफाई कर रही है। ठीक है। अब एक आता है नॉन लीनियर एसवीएम। नॉन लीनियर एसवीएम ये क्या है? तो नॉन लीनियर एसवीएम में इमेजिन करिए ऐसा डेटा है, एक फीचर ये है, एक फीचर ये है, एक सैंपल क्लास 0 का सैंपल मान लीजिए है। अब नॉन लीनियर चाहे बाइनरी क्लासिफिकेशन का हो चाहे मल्टी क्लास का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी क्लास के सैंपल ये हैं। अब एक लाइन मैं किसी भी तरह से ड्रॉ करके दोनों को क्लासिफाई नहीं कर पाऊंगा, कहीं भी कर लो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं बनेगी, कोई सी लाइन ऐसी नहीं बनेगी। अगर करोगे तो बहुत पुअर स्कोर आएगा, अगर करोगे तो बहुत पुअर स्कोर आएगा। तो ऐसा एसवीएम जहां पर हमारे डेटा पॉइंट्स जो ट्रेनिंग में आए हुए हैं उनको हम बड़ी आसानी से सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि डेटा बहुत मिक्स है हमारा। तो ऐसे एसवीएम पर जब हम काम करते हैं तो उसे बोलते हैं नॉन लीनियर एसवीएम। अब नॉन लीनियर एसवीएम कैसे काम करता है उसको समझते हैं। नॉन लीनियर एसवीएम ये कह रहा है कि भाई जो आपके डेटा पॉइंट्स अभी सेपरेबल नहीं है, एक एग्जांपल लो। मान लीजिए मेरे पास एक ही डायमेंशन है, दो डायमेंशन ही नहीं है, ये 0 -1 -2 -3। मेरे पास मेरे डेटा में एक ही फीचर है, दूसरा फीचर ही नहीं है कोई। अब कुछ सैंपल हैं ऐसे जो यहाँ पर हैं, कुछ सैंपल हैं जो यहाँ पर हैं, और फिर से कुछ सैंपल ऐसे हैं जो यहाँ पर हैं। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख लूं एक्स, एक्स की वैल्यू -3, चलो -4 शुरू करते हैं, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, ये एक फीचर है। इस एक फीचर के बेस पर अगर मैं देखूं तो ये कुछ इस तरह से चल रहा है, और ये मेरे पास वाई है, मतलब टारगेट। पहला सैंपल मान लीजिए कोई क्लास होगी,
इसका मान लेते हैं क्लास 0 का है, दूसरा सैंपल क्लास 0 का है, तीसरा सैंपल क्लास 0 का है, ये क्लास 1 का है, ये क्लास 1 का है, ये क्लास 0 0 0, ऐसे करके ऐसे कुछ सैंपल पड़े हुए हैं जिनकी पिक्चर ये रही। अब अगर मैं एक डायमेंशन पे हूं तो मैं कभी क्लासीफाई नहीं कर पा रहा हूं कि भाई कैसे लाइन बनाई जाए कि ये सैंपल क्लासीफाई हो जाए। लेकिन अगर मैं एक नया फीचर जनरेट कर दूं, मैं एक नया फीचर जनरेट कर दूं, एक तो ऑलरेडी है ही एक्स मेरे पास, एक और बना लेते हैं। मान लीजिए ये एक्स फीचर हो गया और एक फीचर और बना दिया एक्स स्क्वायर। और ये भाई अब यहाँ पर -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, कितना आएगा? 16 9 4 1 0 1 4 9। अब अगर मैं आपसे कहूं कि सर डायग्राम फिर से बनाओ, ये लाइन, ये 0, ये तो एक्स हो गया। अब दूसरा फीचर है एक्स स्क्वायर, तो उसको भी डाल दो। ये मान लो एक्स स्क्वायर वाला फीचर। अब पॉइंट बनाओ, -4 और 16, -4 ये रहा, -3 -2 -1 0 1 2 3 4। एक्स की वैल्यू -4, पहले यही था -4। अब एक्स -4 है, एक्स स्क्वायर 16 है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा पॉइंट दिखेगा। तो ये अपने आप में कंप्लीट नहीं होगा, एक्स स्क्वायर भी साथ में लगाओ, एक्स स्क्वायर 16, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 20 25, -1 -2 -3, ऐसे नीचे ले जाओ। तो अब अगर हम -4 और 16 को देखो तो यहाँ कहीं आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ कहीं आ गया, तो ये वाला पॉइंट उठकर यहाँ आ गया। अगर मैं अकेले एक्स एक डायमेंशन पे दिखाऊंगा तो यहाँ पड़ा रहेगा, और अगर मैं इस पॉइंट को दिखाने के लिए 2 डायमेंशन लगा दूं तो ये पॉइंट उठकर यहाँ आ जाएगा, कोई बात नहीं। -3 9, -3 ये है, 9 यहाँ कहीं होगा, -2 4, -1 1। अब 1 1 2 4 3 9 4 16, यानी आपका जो डेटा है, डेटा पॉइंट जो एक लाइन पे पड़े थे, अब वो ऐसे आ गए, ये हो गए। अब अगर मैं इन पॉइंट्स को सेपरेट करना चाहूँ तो मैं सेपरेट इन पॉइंट्स को कर सकता हूँ। देखो ये वाला पॉइंट किस क्लास का था? 0। ये किसका था? 0। ये 0,
और ये किसका था आपने माना 1, ये 1 0 0 0 0, यही तो मान रहे थे आप। यानी कि ये दो पॉइंट 1 और 0 वाले, एक ये वाला होगा, तो ये 3 पॉइंट है यहाँ पर, ये वाला, ये वाला और ये वाला भी, ये भी था, है ना, इसको मान के चलना है। ये भी क्लास 1 का ही था, मतलब समझने के लिए एग्जाम्पल ऐसा जानबूझ कर बनाया गया है। तो अब ये 3 सैंपल हमारे क्लास 1 के थे, 1 2 3। थोड़ा सा अगर मैं प्रॉपर में बनाऊं इसे, तो ये वाला पॉइंट यहाँ ना आकर ये थोड़ा ऊपर ही आएगा। बाकी देखो आप समझ रहे होगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, साइंस को समझो। अब अगर मैं एक लाइन बनाना चाहूँ तो देखो मैं यहाँ बना पाऊंगा। इस लाइन के नीचे के पॉइंट क्लास 1 के हैं, ये 3 पॉइंट थे, और इस लाइन के ऊपर के पॉइंट किसके हैं, सब क्लास 0। आप साइंस को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। साइंस ये है कि अगर नॉन लीनियर सेपरेबल डेटा है, तो उस डेटा में हम एक ट्रिक लगा सकते हैं। ट्रिक ये है कि उसमें एक नया फीचर ऐड कर दो। अब जब एक नया फीचर ऐड करते हो, तो हो सकता है कि अब हम एक लाइन के यूज करके उसको इजीली सेपरेट कर पाए, ठीक है। अगर हम एक फीचर ऐड करने से नहीं कर पाना, 2 फीचर ऐड कर दो, 3 कर दो। इन शॉर्ट, नॉन लीनियर डेटा को लीनियरली सेपरेबल करने के लिए हम नए फीचर्स को ऐड करते हैं। उन नए फीचर्स को ऐड करने से संभावना बढ़ जाती है कि जो नॉन लीनियर हमारा था वो लीनियर फॉर्म में हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो अब नॉन लीनियर एसवीएम हमारा इसी कॉन्सेप्ट पर टिका हुआ है कि आप क्या करेंगे, लो डायमेंशन के डेटा को हायर डायमेंशन डेटा में कन्वर्ट करेंगे। लो डायमेंशन के डेटा को हाई डायमेंशन के डेटा में कन्वर्ट करेंगे। डायमेंशन वाला या फीचर है, तो आप फीचर बढ़ाइए और फीचर बढ़ाकर आप इस काम को कर सकते हैं। अब ध्यान से सोचो, फीचर बढ़ाने के लिए मैंने कभी कुछ पढ़ाया आपको अभी तक या नहीं, याद करो। अभी तक मैंने मशीन लर्निंग में अगर फीचर कम पढ़ते हो, बढ़ाने हो, तो कोई तरीका बताया था या नहीं? मुझे याद आ रहा है मैंने एक पढ़ाया है, पॉलिनोमियल फीचर। पॉलिनोमियल फीचर्स का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपने फीचर्स को बढ़ाते हैं, ठीक है। अब एक मैंने डेटा तैयार किया है, आसान है, समझा देता हूँ। मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट करिए, इसमें तो कुछ है ही नहीं बात। एसके लर्न लाइब्रेरी के अंदर हम लोगों ने डेटा सेट कई सारे देखे, आयरिस का, वाइन का, डायबिटीज का, ब्रेस्ट कैंसर का। उसी तरह से एक और डेटा सेट है जो क्या बनाता है, जो हमें एक ऐसा डेटा जनरेट करके देगा कि जब उस डेटा को आप प्लॉट करोगे तो सर्कल बनकर आ जाएगा। नॉन लीनियर सेपरेबल डेटा मेरे पास अगर नहीं है, तो हमारे पास मेक सर्कल्स नाम का एक फंक्शन होता है। ये फंक्शन हमें डेटा पॉइंट्स जनरेट करके देगा, और ये डेटा पॉइंट्स ऐसे होंगे कि जब उनको प्लॉट करोगे तो नॉन लीनियर सेपरेबल होंगे, ठीक है। तो इस फंक्शन को हमने इंपोर्ट करा, ये फंक्शन है इस डेटा सेट फोल्डर के अंदर मिलकर। अब देखो कैसे इसका यूज करें। इससे मैंने कहा भाई 500 ट्रेनिंग सैंपल बना दो।
500 ट्रेनिंग सैंपल बना दें। बाय डिफॉल्ट ये बाइनरी क्लास का डेटा बनाकर हमें देता है। तो ये क्या करेगा, 500 सैंपल ऐसे बनाकर देगा जो नॉन लीनियर सेपरेबल होंगे और 2 क्लास के होंगे। अब अगर मैं एक्स का आपको शेप दिखाऊं, वाई, तो कोई क्लास 0 का है, कोई क्लास 1 का है। यानी कि हमें क्या दे रहा है, मेक सर्कल फंक्शन हमें नॉन लीनियर डेटा बनाकर देता है। फीचर के नाम कुछ ही मान लो, वर्चुअल फीचर है x1 x2, क्योंकि तो फर्जी डेटा है, डमी डेटा है, प्रैक्टिस डेटा है। ये पहला फीचर, दूसरा फीचर, पहला फीचर, दूसरा फीचर, पहला फीचर, दूसरा फीचर। तो ये जो डेटा है ये नॉन लीनियर सेपरेबल डेटा है। तो अगर आपको एसवीएम नॉन लीनियर वाला समझना है तो ये थोड़ा सा ट्रिक आपको यूज कर लेना चाहिए, जिससे कि बेटर वे में आप समझेंगे। जनरेट्स ठीक है, और 2 क्लास का ही बनाएगा। अब जरा इनको प्लॉट करके देखो। स्कैटर प्लॉट से मैंने इनको प्लॉट करके देखा। अब इसमें लाइन खींचकर 2 क्लास को सेपरेट नहीं कर सकते। पर्पल क्लास एक है और येलो क्लास एक है। अब इस डेटा में अगर थोड़ी नॉइस ऐड करनी है तो यहाँ पर एक आर्गुमेंट पास करेंगे, नॉइस, मान लीजिए 0.02 की ऐड कर। बहुत बेकार करना है डेटा, नॉइस को बढ़ा दो। अब पता ही है, ऐसा डेटा हो गया इसमें तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, बेकार ही रहेगा, क्योंकि कहाँ तक कितना सही करोगे, सब हौच पौच हो गया है इसमें। तो पॉसिबल ही नहीं होगा किसी भी कुछ भी कर करा के इसको सही करना। बहुत ज्यादा बेकार डेटा हो गया। अगर ऐसा डेटा होगा तो कुछ है नहीं उसमें लगाने को मशीन लर्निंग में, क्योंकि ऐसे डेटा से कोई ट्रेंड नहीं निकल पा रहा है, कुछ नहीं समझ में आएगा क्या है क्या नहीं है। तो नॉइस अपनी उतनी रखो जितनी कंट्रोल हो सके। ऐसी नॉइस होगी तो बहुत सारा डेटा तो बेकार है, इसमें काम का ही नहीं है मेरा। बहुत कम नॉइस रखी मैंने, ये फिर भी ठीक है। चलो और बढ़ा दूँ। अब मैं आपसे कहूं कि मेरे डेटा में कितने फीचर हैं, 2। ठीक है, 2 फीचर के साथ इसने डेटा जनरेट किया है। 2 ही फीचर्स हैं, तो ये डेटा 2 फीचर के साथ जनरेट हो रहा है और 2 ही क्लास का जनरेट हो रहा है। अब मुझसे कहा गया कि सर आप क्या करो, ट्रिक लगाओ, इसमें 3 फीचर कर दो। एक्स में 2 फीचर हैं, इसमें तीसरा फीचर ले आओ। उसके बाद दोबारा प्लॉट करके देखना, हो सकता है कि कुछ ऐसा दिख जाए कि अब लीनियर सेपरेबल हो जाए। तो सब 3 फीचर, तीसरा फीचर कहाँ से लाओगे, पहले का स्क्वायर कर लो, इन दोनों का स्क्वायर का सम कर लो, इन दोनों में गुणा कर लो, इन दोनों की भाग कर लो, इसकी पावर ये कर लो। तो ये तो एक्सपेरिमेंट हो गया, हमने कहा ये एक्सपेरिमेंट हो गया। कि जो नया फीचर बनाओगे वो कैसे बनाओगे, हो सकता है नए 4 फीचर बनाने पड़े। एक इन दोनों की गुणा करके बना दिया, एक बना दिया इन दोनों को भाग करके, एक बना दिया इनको डिवाइड करके। तो सर ये सब एक्सपेरिमेंट है। तो अभी जो मैंने यहाँ पर कर रखा है वो ये कि मैं क्या कर रहा हूँ, इन फीचर के स्क्वायर का सम कर रहा हूँ। इसके स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और इन दोनों का सम करके एक तीसरा फीचर बना रहा हूँ। देखो
पहला फीचर, दूसरा फीचर, इन दोनों के स्क्वायर का सम करके तीसरा फीचर बना दिया, x3 बनकर आ गया। अब क्या करो, अब फिर से प्लॉटिंग करो। सर प्लॉटिंग कर कैसे लोगे, क्योंकि हम तो 2 डायमेंशन तक ही दे पाते हैं। 2 डायमेंशन मतलब जिसमें दो ही फीचर हो। तो अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, 3 डायमेंशन पे अगर आपको कुछ ग्राफ बनाना है तो MPL_toolkits एक पैकेज होता है जो जुपिटर के अंदर आई गेस पहले से होगा, और अगर नहीं होगा तो पिप इंस्टॉल हमें करना होगा। MPL टूलकिट्स, इस पैकेज के अंदर एक मॉड्यूल है mplot3d, मतलब मैटप्लॉट 3D, और इसके अंदर आपको एक क्लास इंपोर्ट करनी है Axis3D। तो इस क्लास को मैंने इंपोर्ट कर लिया। तो ये सब समझने के लिए है, इनको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कहीं लिख कर रख लिया है, आप भी कहीं लिख कर रख लो, पता होना चाहिए। हाँ, 3 डायमेंशन पे काम करने के लिए MPL टूलकिट एक पैकेज होता है जिसमें 3 डायमेंशन पे काम करने का फीचर है। अब इसके अंदर क्या करोगे, ये जो स्कैटर फंक्शन है, अभी हम यूज कर रहे थे PLT के साथ ऊपर, अब PLT के साथ कॉल नहीं करेंगे। तो PLT के साथ जब कॉल करते हो, मैटप्लॉट के साथ कॉल करते हो, सिर्फ दो ही फीचर दे सकते हो। अब कैसे करोगे, हमने क्या करना है, पहले हमें एक्सिस ऑब्जेक्ट चाहिए। एक्सिस ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा, एक्सिस ऑब्जेक्ट आएगा, पहले आप अपना मैटप्लॉट से फिगर बनाएंगे, उस फिगर पर आप ऐड सब प्लॉट मेथड कॉल करेंगे और आर्गुमेंट पास करेंगे प्रोजेक्शन इक्वल टू 3D। ये कोड क्या करेगा, आपको एक्सेस ऑब्जेक्ट ला कर दे देगा। अब इस एक्सेस ऑब्जेक्ट के ऊपर स्कैटर मेथड कॉल करेंगे जिसमें 3 फीचर आप पास करते हैं। 3 डायमेंशन आ रही है, एक ये हो गई, एक ये हो गई, और एक आपकी ये हो गई। अब ध्यान से देखो, इनके बीच में एक हाइपरप्लेन अगर बना दिया जाए हवा में लहराता हुआ, तो वो हाइपरप्लेन इन दोनों सैंपल को सेपरेट कर रहा है। ऊपर के सैंपल एक क्लास के हो गए, नीचे वाले सैंपल हमारी दूसरी क्लास के हो गए। इससे पहले जो पिक्चर थी वो ये थी। जब डेटा 2 डायमेंशन में प्लॉट करा गया तो ऐसे बनकर आया, और जब एक नई डायमेंशन बढ़ाई गई तो ये सब एक्सपेरिमेंट करने के बाद मैंने सीधा कंक्लूजन बताया कि ऐसा कर लो तो आ जाएगा। पहली बार में आपको नहीं पता था कि ऐसा करने से आएगा, पहली बार में तो पता नहीं आप क्या क्या करते। मैट प्लॉट 4D पर नहीं चलता, 3D तक चलता है बस। तो मैट प्लॉट में 4D 5D 6D का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मैक्सिमम 3D तक का है। हाँ, प्रोग्रामेटिकली आप अगर 3 डायमेंशन बनाने के बाद भी लीनियर सेपरेबल डेटा नहीं पाते हैं, है ना, तो आप चौथा फीचर बना सकते हैं। अब क्या बनाओगे वो आपको अपना देखना होगा। इन तीनों का यूज करोगे, शुरू के दो का स्क्वायर करोगे, क्या करोगे वो आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा। सर ये तो बहुत एक्सपेरिमेंटल हो गया, हमने कहा हाँ ये बहुत एक्सपेरिमेंटल है। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए हमें कुछ चीजें दी गई। अब जैसे चलो मैं करके दिखाता हूँ। ये डेटा था, इस डेटा पर मॉडल ट्रेन करके लीनियर सेपरेशन के साथ चलते हैं। एक्स वाई जो आया है बनी, फ्रॉम एसक्यूएल डॉट SVM। मैं कोशिश कर रहा हूँ बताने की, जब डेटा लीनियरली सेपरेबल नहीं था, जिसमें दो फीचर के साथ डेटा था, अगर मैं लीनियर SVM में उसे पास कर दूं तो एक्यूरेसी स्कोर क्या है, ठीक है, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और क्रॉस वैलिडेशन के थ्रू करके देख लेते हैं।
कर्नल लीनियर डाल दिया, बाकी कोई चेंज नहीं करा। क्रॉस वाइल स्कोर में मॉडल बता दिया, एक्स वाई बता दिया, सीवी की वैल्यू बता दी 5, और इसका एवरेज निकाल लिया। 44 एक्यूरेसी स्कोर आया है। अगर मैं एक्स वाई वाला जो डेटा जनरेट हुआ था, जो नॉन लीनियर था जिसमें 2 फीचर थे, वो पास कर। अब सब 3 वाला करोगे तो कैसे करोगे? क्योंकि तीसरा फीचर अलग तो बन गया, लेकिन वो एक्स के अंदर तो गया ही नहीं। तो पहले क्या करना होगा? पहले हमें तीसरे फीचर को ऐड करने का कोड लिखना होगा, क्योंकि एक्स में अभी भी 2 ही है। तो अब मैंने क्या करा, कर्नल को या तो मैं लीनियर रखूं और अपना एक्स और वाई बदल दूं, इस एक्स में तीसरा फीचर ऐड कर दूं। तो मैं एक नया डेटा बना रहा हूं, मान लीजिए एक्स एक्स। एक्स एक्स में मैं चाहता हूं जो एक्स का डेटा था वो भी आ जाए, और इसमें ये नया वाला फीचर और ऐड हो जाए, एक नया कॉलम ऐड हो जाए। कैसे करेंगे? नंपाई एरे में np डॉट अपेंड अगर मुझे करना हो x3 को, x में x3 अपेंड कर दो कॉलम पे। कॉलम, कॉलम का मतलब क्या हो गया हमारा? 0। हाँ, डेटा सेट में आप ये दे सकते हैं। अब देखो जरा, एक्स एक्स डॉट शेप, नहीं, इसने क्या करा, रोज बढ़ा दी, रोज नहीं बढ़ानी है। नहीं, अपेंड तो एक्स में ही करना है ना, जो पुराना वाला एक्स था इसमें अपेंड करना है x3 वाला फीचर, और जो अपेंड होकर आए वो मैं डबल एक्स वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ। कॉलम के लिए एक्सिस इक्वल टू 1 लिखते हैं। पांडास में, नंपाई में कॉलम के लिए एक्सिस इक्वल टू 0 लिखते हैं। हम नंपाई में यहाँ पे, ठीक है। एरर आ रही है, अभी भी कुछ कम ज्यादा हुआ है। कोई और तरीका? भाई ऐसे देखो, ये एक्स है, अब इसमें तीसरा कॉलम ऐड करना है मुझे। चलो मैं एक आसान तरीके से कर देता हूँ, ठीक है। पांडास एस पी डी, पी डी डॉट डेटा फ्रेम, और इसमें एक्स, तो ये 2 फीचर आ गए। अब इसी में मैं तीसरा फीचर अगर ऐड करना चाहूँ तो कर दूंगा, डेटा फ्रेम
तीसरे फीचर का नाम मैंने 2 कर दिया और इसमें x3 डाल दिया। अब आ गया df। अब इस df को मैं वापस से एरे में कन्वर्ट करूंगा। तो ये मेरा xx इक्वल टू df डॉट वैल्यूज xx मेरा काम हो गया। ठीक है, 3 फीचर हो गए। अब अगर मैं इसी लीनियर मॉडल को बनाता हूं x की जगह xx के साथ, सब कुछ वही है, 500 सैंपल है ना, सिर्फ 3 फीचर के साथ मेरा डेटा बन गया है। तो देखते हैं कुछ इंप्रूवमेंट आया कि नहीं आया। यहाँ पर 44 है, यहाँ पर मुझे लगता है कुछ इंप्रूवमेंट आना चाहिए। अब कितना आना चाहिए ये नहीं पता। अरे ये तो ज्यादा ही अच्छा आ गया। अगर मैं अपने डेटा में नॉइज थोड़ी बढ़ा दूं, वहां पे 40 हो गया नॉइज बढ़ने की वजह से, यहाँ थोड़ा सा कम रह गया। तो नॉइज उधर ज्यादा बढ़ाओगे तो लीनियर बनाने के बाद भी हो सकता है स्कोर बहुत अच्छा ना आए। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि नॉन लीनियर सेपरेबल एसबीएम को लीनियरली सेपरेबल एसबीएम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें नए फीचर को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है नॉइस इतनी ज्यादा हो कि एक अकेले फीचर ऐड करने से बात बनी नहीं रही है, 2 फीचर ऐड करने पड़ रहे हैं, 3 फीचर ऐड करने पड़ रहे हैं। अब मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे ऐड करूं नए नए फीचर, कहाँ से लाऊं। तो एसबीएम क्या कह रहा है कि आप क्यों मेहनत कर रहे हो, मुझसे कह दो, मैं कर दूंगा ये काम। आपने करी अच्छी बात है, आप अपना क्रॉस वैलिडेशन स्कोर में मॉडल दो और अपना पुराना वाले एक्स दो जिसमें 2 ही फीचर थे। तो फीचर बढ़ेंगे कैसे, वो एसबीएम खुद करेगा। कैसे, कर्नल, मेरे पास एक है पॉलिनोमियल कर्नल, तो लिखूंगा पॉली। पॉली कर्नल क्या करता है, पॉलिनोमियल फीचर बढ़ाता है अपने आप। ठीक है, कितनी डिग्री के बढ़ाएगा, आप बताओ कितनी डिग्री के बढ़ाने हैं। मैंने डिग्री 1 कर दी तो सेम आउटपुट आएगा, डिग्री 2 कर दी तो फीचर बढ़ रहे होंगे। अभी मत पूछना कैसे बढ़ रहे होंगे, ये सब मैंने बता दिया था आपको पहले भी, कि पॉलीनोमियल फीचर रिग्रेशन में पढ़ाया था कैसे बढ़ते हैं। डिग्री 3 कर देंगे तो बेकार हो गया, 4 पे और 2 ही ज्यादा सही लग रहा है। दूसरा तरीका, कर्नल एक होता है हमारे पास पॉली, एक होता है आरबीएफ कर्नल। रेडियल बेसिस फंक्शन, रेडियल बेसिस फंक्शन इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये कर्नल अपने आप डिसाइड करेगा कितने फीचर बढ़ाने हैं, 1 बढ़ाना है, 2 बढ़ाना है। तो इससे भी हम अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो इनका फायदा क्या है, इन कर्नल का, पॉली कर्नल आरबीएफ कर्नल का फायदा क्या है, इनका फायदा यह है कि आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है कि तीसरा या चौथा या पांचवा या नए फीचर कितने आएंगे और वो किस गणित से आएंगे। तो ये कर्नल जो पॉलिनोमियल कर्नल है, आरबीएफ कर्नल है, ये इस बात का एब्स्ट्रैक्शन आपको देते हैं कि कितने फीचर बड़े होंगे इंटरनली और वो किस ट्रिक से बड़े होंगे। पॉली को तो आप जानते ही हैं, उसमें तो क्लियर है चीज है। आरबीएफ एक्सपेरिमेंट करके बताएगा, पहले से आरबीएफ का कोई फार्मूला नहीं है कि इसी फार्मूले से नए फीचर बड़े होंगे और कितने बड़े होंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारे पास आरबीएफ कर्नल है, पॉली कर्नल है, ये हमारा नॉन लीनियर कर्नल होते हैं जो हमारी प्रॉब्लम को लीनियर में पहले कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद फिर मॉडल को ट्रेन करते हैं। तो इस तरह से ये हमारे कर्नल। ठीक है, तो नॉन लीनियर जो एसडीएम होता है, यानी कि जब आपका डेटा बहुत नॉइसी हो, बहुत ज्यादा नॉइसी डेटा हो, तो फिर आप एसडीएम कर्नल का यूज करके डेटा में नए डायमेंशन बनवा कर उसको हो सकता है बेटर वे में लेके जा सकते। तो मैंने आपको 3 तरह से बताया, रेडीमेड कर्नल, पॉलिनोमियल कर्नल हो गया,
आरबीएफ कर्नल हो गया। और तीसरा, आप अपना भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्या करा है आपने? दोनों फीचर के स्क्वायर का सम कर दिया। ठीक है, तो ये भी तो आप एक तरह से कह सकते हो स्क्वायर कर्नल। इसका नाम रख दो अपना स्क्वायर कर्नल, है ना। अब जब हम आरबीएफ कर्नल में जाते हैं, तो आरबीएफ कर्नल में एक हाइपर पैरामीटर ट्यून करने को हमें मिला है। पॉलिनोमियल कर्नल में कौन सा हाइपर पैरामीटर ट्यून करने को मिलता है? डिग्री। लीनियर कर्नल में कौन सा हाइपर पैरामीटर ट्यून करने को मिलता है? हमारे कल पढ़ाया था, सी पैरामीटर। तो हर टाइप के कर्नल में हमें कोई ना कोई एक हाइपर पैरामीटर है जो उस कर्नल के साथ मॉडल को ट्यून करने के लिए हमें मिला हुआ है। सी कर्नल, सी हाइपर पैरामीटर कल हमने देख लिया था कैसे काम करता है। डिग्री वाला हम ऑलरेडी जानते हैं, डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं है। आरबीएफ कर्नल में एक हाइपर पैरामीटर होता है जिसका नाम होता है गामा। गामा हाइपर पैरामीटर। तो गामा हाइपर पैरामीटर क्या होगा वो हम यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे। गामा। अब गामा का पिक्चर क्या है दिमाग के अंदर? गामा की पिक्चर कैसे बनेगी? जैसे सी की पिक्चर दिमाग बनी हुई है, सी की वैल्यू ज्यादा होगी तो मार्जिनल प्लेन हमारे आसपास होंगे, नजदीक होंगे। सी की वैल्यू कम होगी तो मार्जिनल प्लेन का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होगा। तो एक पिक्चर दिमाग में बनी हुई है। ठीक है, कोर्ट में हमने उसे देखा हुआ है। गामा की पिक्चर नहीं बन रही है कि गामा कहाँ है, कहाँ दिखता है ना। तो पहले गामा की पिक्चर देखते हैं कि इसके आने से बैकएंड में कहाँ इम्पैक्ट पड़ता है। गामा, पहले खाली गामा देखो। गामा सिर्फ आरबीएफ में चलेगा। तो ये तीन पिक्चर देखो। पहली वाली पिक्चर में आप देखो कुछ मिसक्लासिफिकेशन हो रहा है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11। डेटा काफी नॉइसी है, सब एक के अंदर एक मिक्स है हमारा। तो अगर मैं आरबीएफ कर्नल की बात करूंगा तो आरबीएफ कर्नल कोशिश करता है एक ही नया फीचर बनाने की। एक ही नया फीचर बनाने की वो कोशिश करता है। ठीक है, तो जो उसने जो नया फीचर बनाया होगा उसके बाद जब गामा का यूज करा होगा तो गामा इंटरनली हमारा, जितनी गामा की वैल्यू बड़ी होती जाएगी उतना ट्रेनिंग सैंपल को ज्यादा क्लासिफाई करने की कोशिश करी जाएगी। तो गामा की वैल्यू 1 स्टैंडर्ड होती है। ठीक है, गामा की वैल्यू 10 करते ही सेम डेटा पॉइंट पर अब मेरा जो लाइन है वो कुछ कर्व वाली शेप लेने लगी। कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा सैंपल क्लासिफाई करो। गामा की वैल्यू और बढ़ा दी तो सैंपल और ज्यादा क्लासिफाई करने की कोशिश करी जा रही है। तो गामा जैसे जैसे इंक्रीज होगी वैल्यू, वैसे वैसे हमारा ओवर फिटिंग की तरफ मॉडल जा सकता है। हायर वैल्यू ऑफ गामा, दैट मीन्स मोर फोकस ऑन ट्रेनिंग सैंपल, दैट लीड्स ओवर फिटिंग। लेसर वैल्यू ऑफ गामा लीड्स अंडर फिटिंग, मतलब ट्रेनिंग सैंपल को फोकस नहीं करना। तो गामा का जो पिक्चर है वो आप इस तरह से यहाँ पर ब्रेन के अंदर बना सकते हैं कि गामा की वैल्यू छोटी है तो हमारा जो इंडिविजुअल ट्रेनिंग सैंपल हैं उनको फोकस नहीं कर रहे हैं, जनरलाइज ट्रेन निकालकर उनको फोकस कर रहे हैं। अगर ऐसा करने में दो चार ट्रेनिंग सैंपल मिस क्लासिफाई हो भी रहे हैं तो होने दो। अगर हम गामा को बढ़ाएंगे तो हम ये कह रहे हैं एक ऐसा हाइपर प्लेन बनाओ, एक ऐसी लाइन बनाओ जो ज्यादातर ट्रेनिंग सैंपल को क्लासिफाई कर दे। तो ऐसा करने का मतलब है कि हम ज्यादा फोकस करा रहे हैं ट्रेनिंग डेटा पर। अगर कोई डेटा नॉइसी है तो भी कह रहे हैं उसे कवर करके लाओ, है ना। तो गामा का ये हमारा यहाँ पर कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपना कोड लगा सकते हैं।
तो गामा की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 होती है। अब इसकी वैल्यू आप बढ़ा सकते हैं, ट्यून करके देखो, जहां पर बेस्ट आ जाए वो आपके लिए सही होगी। तो फिलहाल तो हमें कोई ज्यादा खास अंडर फिटिंग, तो ओवर सॉरी, ये हमारा ओवर फिटिंग में चला गया। क्यों? क्योंकि क्रॉस वैल्यू स्कोर निकाल रहा है। क्रॉस वैल्यू स्कोर किसका निकल कर आता है? टेस्टिंग का, अनसीन डेटा का। मतलब ट्रेनिंग डेटा पर बहुत अच्छा चल रहा होगा, अगर मैं ट्रेनिंग डेटा पर डाल दूं बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, हम उसके साथ अगर देखें तो बेटर बन रहा है। तो सी और गामा अगर हम देखें तो ये एक टेबल में आप इन्हें समझ सकते हैं। तो अगर हम सी की वैल्यू देखें तो सी की वैल्यू हाई है तो वेरिएंस बढ़ेगा, बायस कम होगा। सी की वैल्यू छोटी रखेंगे तो वेरिएंस कम होगा, यानी ओवरफिटिंग नहीं होगी, बट बायस बढ़ सकता है। तो इन दोनों के बीच का कंपैरिजन गामा क्या है? क्योंकि सी को कम रखने की बात करी गई है और गामा पैरामीटर को ज्यादा रखने की बात करी गई है। अब इनको ट्यून करना पड़ेगा, कितना कम और कितना ज्यादा। दोनों की डिफॉल्ट वैल्यू 1 होती है, सी की डिफॉल्ट वैल्यू 1 होती है और गामा की डिफॉल्ट वैल्यू 1 होती है। सी हाइपर पैरामीटर मिलता है लीनियर कर्नल के अंदर, जिसका काम होता है ऑप्टिमल मार्जिन वाला हाइपर प्लेन ढूंढना। गामा हाइपर पैरामीटर मिलता है आरबीएफ कर्नल के अंदर। गामा का पर्पस होता है कि ट्रेनिंग सैंपल पर कितना फोकस करना है, एक जनरलाइज ट्रेंड ढूंढना है ट्रेनिंग सैंपल के अंदर से, या एक एक ट्रेनिंग पॉइंट को फोकस करना है। गामा की वैल्यू जितनी ज्यादा करोगे उतना एक एक ट्रेनिंग जो सैंपल है उससे सीखा जाएगा। हो सकता है वो ट्रेनिंग सैंपल जो एक एक सीखने की बात चल रही है जिससे वो गलत हो सकता है वो नाइस सैंपल हो, तो उससे क्यों सीख रहे हो जब वो नाइस सैंपल है तो। लेकिन अगर आप गामा बढ़ाओगे तो ऐसा ही इंटरनली हो रहा हो। तो गामा की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 रखेगी। 1 का मतलब है कि जो ओवरऑल ट्रेंड है ट्रेनिंग सैंपल का उनसे सीखना है, एक एक ट्रेनिंग सैंपल को नहीं पकड़ना है। अगर कोई क्लास 0 का ऐसा सैंपल है जो बाकी के क्लास 0 के सैंपल से काफी अलग है तो उसको छोड़ दो, उससे मत सीखो कुछ भी। अगर मैं गामा बढ़ा दूंगा तो उसको भी सीखने की कोशिश करेगा, जो कि गलत मॉडल हो जाएगा, है ना। चलिए, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा भाई एसबीएम वाली कहानी हो जाती है, कैसे एसबीएम हमारा चलता है। सेम मैनर में एसबीआर है, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन। तो आप उसको अपने लेवल पर करके देख सकते हैं, कोई भी डेटा सेट आप ले आइए एसबीआर वाला, आप उसको करके देख सकते हैं। रिग्रेशन का मैंने आपको डेटा पढ़ाया, सैलरी वाला पढ़ाया है ना, आप वो ले लो, या कोई और भी डेटा वो आप यूज कर सकते हैं। और एसबीसी की जगह पर क्या लगेंगे? एसबीआर लगाएंगे, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन। चलो, अब अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट जो एल्गोरिथम्स पढ़नी है वो लगभग पढ़ चुके हैं। कि नेवर क्लासिफायर हो गई, लीनियर रिग्रेशन हो गई, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गई, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, बैगिंग क्लासिफायर, उसके बाद एडा बूस्ट, उसके बाद सपोर्ट वेक्टर। लगभग मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एल्गोरिथम्स आपको पढ़ा दिए हैं। इनमें अगर हम देखें तो ये वाली एल्गोरिथम सिर्फ रिग्रेशन के लिए है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन सिर्फ क्लासिफिकेशन के लिए है। बाकी लगभग सब क्लासिफिकेशन के लिए भी आती हैं और रिग्रेशन के लिए भी आती हैं। अब एक एल्गोरिथम और आपकी बची हुई है, दैट इज नैप बेस्ड। नैप बेस्ड एल्गोरिथम
क्या है, ये आपकी अभी बची हुई है। ठीक है, तो ओवरऑल मशीन लर्निंग में अगर हम देखें तो एक तो आपकी एल्गोरिथम बची है नेव बेस, दूसरा आपका इसमें एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। दैट मीन्स अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, क्योंकि अब तक जितना भी हमने मॉडल ट्रेन करा है वो सब स्ट्रक्चर डेटा था, रो कॉलम की फॉर्म में था। अगर मेरा डेटा रो कॉलम की फॉर्म में ही नहीं है तो उसमें फीचर कहाँ से आएंगे, सैंपल कहाँ से आएंगे। तो अगर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो तो उसे बोलते हैं टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, वो कैसे करेंगे। और तीसरा, डेटा अगर आपका इमेज की फॉर्म में है तो कैसे करेंगे इमेज क्लासिफिकेशन। और चौथा टॉपिक आपका बचा हुआ है अनसुपरवाइज लर्निंग। चार आपके टॉपिक हैं जो मशीन लर्निंग के अंदर आपके बचे हुए। ठीक है, एल्गोरिथम एक ही है, नेव बेस। ठीक है, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन जितनी एल्गोरिथम पढ़ाई हैं उन्हीं में से किसी से हो जाता है। इमेज क्लासिफिकेशन जितनी पढ़ाई हैं उन्हीं में से किसी से आप कर सकते हैं। ठीक है, बस ये नए कॉन्सेप्ट हैं, इनकी अलग से कोई एल्गोरिथम नहीं आती, जो हमने पढ़ी है उन्हीं में से ही कोई भी यूज कर सकते हैं। अनसुपरवाइज लर्निंग की एल्गोरिथम अलग होगी, तो इसके लिए अलग एल्गोरिथम आएंगे इस पे काम करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा इतना पोर्शन अभी रह गया है। ठीक है, तो कल दशहरा है, कल दशहरा का ऑफ रहेगा। एनएलपी इसी को बोलते हैं, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन एनएलपी का ही एक पार्ट है। तो एनएलपी काफी वाइड एरिया है, काफी वाइड फील्ड है, उसमें से एक सेक्शन है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। तो हमारा एनएलपी में सिर्फ टेक्स्ट क्लासिफिकेशन ही है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन अगर क्लासिफिकेशन के लिए होता है तो इसके नाम में रिग्रेशन क्यों आती है, तो मैंने बताया था क्योंकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन पहले रिग्रेशन मॉडल बिल्ड करता है, पहले लीनियर वैल्यू निकालेगा, फिर उस लीनियर वैल्यू को सिग्मॉइड या सॉफ्टमैक्स फंक्शन में पास करते हैं जिससे प्रोबेबिलिटी आती है, इसलिए इसको लॉजिस्टिक रिग्रेशन कहते हैं। तो इंटरनली इसमें कॉफिशिएंट निकल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे तो आप ध्यान से देखो, सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर इसके अंदर भी रिग्रेशन चल रहा है। भाई लाइन की इक्वेशन निकाल रहे हो, y इक्वल टू एक्स प्लस सी, कॉफिशिएंट निकाले आपने, इंटरसेप्ट निकाला, तो ये भी तो फिर लीनियर एक तरीके से रिग्रेशन यूज हो रहा है। सपोर्ट वेक्टर मशीन के अंदर आंसर इज यस, एसवीएम इंटरनली रिग्रेशन का यूज करता है। लाइन की इक्वेशन निकल रही है ना, y इक्वल टू एक्स प्लस सी, तभी तो कॉफिशिएंट और इंटरसेप्ट की बात हुई है ना। तो ऐसी बहुत सी एल्गोरिथम है जो क्लासिफिकेशन की हैं, बट इंटरनली वो रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करती हैं, दैट इज स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन यूज करती हैं, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन तो निकाली एसडीएम में। चलिए, तो अभी मैं जो कह रहा था वापस आते हैं। कल दशहरा का ऑफ रहेगा, परसों थर्सडे है, परसों हमारा थर्सडे का ऑफ रहेगा। फ्राइडे को मैं सोचता हूँ कि आगे बढ़ने से पहले हम एक डाउट सेशन लेंगे। अब तक मैंने जितना पढ़ाया है, आप 2 छुट्टियां रहेंगी कल परसों, रिवाइज करिए, और जिसका जो जो डाउट है, जो जो पूछना है, परसों हम लोग डाउट सेशन लेंगे। और इस बार हम कोशिश करेंगे सैटरडे संडे आपकी क्लास हो, इस सैटरडे आपकी क्लास होगी। अगर टाइम अगर होती है, कोशिश पूरी है होगी, तो टाइम 11 बजे रहेगा, 11 से 1 सैटरडे, 11 से 1 संडे। और उसमें मैं इसको कवर करूंगा, इमेज क्लासिफिकेशन पर, क्योंकि मैं चाहता हूँ पहले एक प्रोजेक्ट बन जाए हमारा मशीन लर्निंग के ऊपर। पढ़ तो हमने काफी लिया, बट अभी तक प्रोजेक्ट हमने कोई नहीं बनाया मशीन लर्निंग पर। तो पहले मैं इमेज क्लासिफिकेशन सिखाऊंगा, और इमेज क्लासिफिकेशन पर ही हम लोग 2-3 प्रोजेक्ट अपने बनाएंगे। तो ज्यादातर जो प्रोजेक्ट बनते हैं मशीन लर्निंग के, वो इन्हीं दोनों फील्ड पर बनते हैं, या तो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन का बनेगा या इमेज क्लासिफिकेशन बनेगा। तो 2 प्रोजेक्ट मैं करा दूंगा इमेज क्लासिफिकेशन के, और 2 करा दूंगा आपको मैं टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के, तो टोटल 4 प्रोजेक्ट आपके मशीन लर्निंग में हो जाएंगे। तो आप मान के चलिए जितना पढ़ने वाला सीन था वो लगभग सब हो चुका। अब कल परसों ऑफ रहेगा, फ्राइडे को सारा आप अपने डाउट्स वगैरह जो भी हैं वो पूछ लेना, और सैटरडे संडे से हम लोग शुरू करेंगे अपना
इमेज क्लासिफिकेशन, और इसी में आपके प्रोजेक्ट बनेंगे आप। ठीक है, चलो आज नहीं रखते हैं, अब मिलेंगे फ्राइडे को डाउट सेशन के साथ। पढ़ के आओगे तो कुछ पूछोगे, नहीं पढ़ के आओगे तो देखेंगे क्या होगा।